हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आईक्यू सीरीज, जिसमें हमने पिछली दो वीडियोस में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आईक्यू 1 और आईक्यू 2 में। अब ये जो तीसरी वीडियो आईक्यू 3, इसमें मैं गेट 1992 के बाकी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट फील होते हैं। अब अगर आप ये चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं मेरे कुछ सजेशंस हैं वीडियोस के थ्रू। जब जब भी आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं तो कोई भी पार्ट को स्किप मत करिए। ठीक है, आप भले चाहे वीडियो की स्पीड चेंज कर लीजिए, चाहे स्पीड कम कर लीजिए, चाहे बढ़ा लीजिए। यूट्यूब में ऑप्शन होता है ऊपर जाके, तो ऊपर सेटिंग्स में आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो स्पीड आप वेरी कर सकते हो 0.25x से 2x तक। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी वीडियो देखना है तो आप 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन स्किप मत करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बोल के समझाई हैं जो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि पीपीटी में लिमिटेड कंटेंट आ पाता है। तो मैंने अपने वर्बली अपनी वॉइस में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और गाइडेंस एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, कोई पार्ट को स्किप मत करें। और किसी बहुत ही बड़े महापुरुष ने भी कहा है, हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रू स्ट्रेन फॉर अ लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय फोर्जिंग इज। अब हर क्वेश्चन में कीवर्ड हैं। जब भी आप अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स नोट करने हैं जो दिमाग में आपके हिट करने चाहिए। ट्रू स्ट्रेन पूछ रहा है, डबल्ड इन लेंथ। ठीक है, तो अब जो केपीएच स्क्वायर स्ट्रेटजी जो मैंने पहले बताई, उसमें उसमें आप क्या नोट करोगे? ट्रू स्ट्रेन। कि ट्रू स्ट्रेन जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ट्रू स्ट्रेन पढ़ना है। ठीक है, अब एलटी को जो स्ट्रेटजी है वो जब आप अप्लाई करोगे तो ट्रू स्ट्रेन में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो एलटीक्यू में लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आप नोट करोगे अपने नोट्स में विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि एल एफ क्या है, एल आई क्या है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू एल एन एल एफ अपॉन एल आई। एल एन जो है वो लॉग बेस ई है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप कैलकुलेटर में अगर उसमें लॉग बेस ई लिखा है तो यानी वो एल एन है। ठीक है, लॉग अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो वो लॉग बेस 10 है। ठीक है, तो कैलकुलेटर हमेशा चेक करके यूज करिएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप है, इसको नोट करिएगा मिस्टेक्स में अपनी। तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है इक्वल टू एल एन एल एफ अपॉन एल आई, वेयर एल एफ इज द फाइनल लेंथ, एल आई इज द इनिशियल लेंथ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला लेंथ डबल्ड बाय फोर्जिंग, तो यानी एल एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल आई। सिंपल। तो ट्रू स्ट्रेन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं एल एन एल एफ अपॉन एल आई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल आई अपॉन एल आई, तो एल एन टू का फॉर्मूला जो वैल्यू आती होती है 0.693। तब ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए ट्रू स्ट्रेन का, लेंथ डबल दी हुई है उसको पुट करिए उसमें, सिंपल एल एन टू का आ जाएगा 0.693। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डीप में थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा आपको डायरेक्टली। बुक्स में बस जनरली एक्सप्लेन कर दिया गया है, ऐसा डायरेक्टली लाइन नहीं दिया गया। ठीक है, थ्योरी डायरेक्टली नहीं दी हुई अच्छे से। तो जब आप इसे गूगल पे पढ़ोगे, यहाँ अच्छी बुक्स फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लाइन मिलेगा। सिंस आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े तो मैंने सारे प्रूफ सब इकट्ठे किए हैं। अलग अलग सोर्सेज थे, रिसर्च पेपर्स है जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने करे। ये मेरी खुद की रिसर्च नहीं है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। जहाँ जहाँ मेरे को लैंग्वेज मिली है वहाँ उसके थ्रू मैंने कलेक्ट करके इसका आंसर कोट किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इफेक्ट ऑफ रेक एंगल ऑन द मीन फ्रिक्शन एंगल मशीनिंग कैन बी एक्सप्लेन बाई। बोल रहा है जो रेक एंगल होता है हमारा मशीनिंग में, उसका इफेक्ट मीन फ्रिक्शन एंगल पे जो पड़ता है मशीनिंग के दौरान, मशीनिंग के वक्त इफेक्ट जो होता है रेक एंगल का फ्रिक्शन एंगल पड़ता है मीन फ्रिक्शन एंगल पे, वो किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, किस थ्योरी से। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। स्लाइडिंग मॉडल ऑफ फ्रिक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है कूलम। बी ऑप्शन है स्टिकिंग एंड देन स्लाइडिंग मॉडल ऑफ फ्रिक्शन। सी ऑप्शन है स्टिकिंग फ्रिक्शन। डी ऑप्शन है स्लाइडिंग एंड देन स्टिकिंग मॉडल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 प्रूफ्स इकट्ठे करे हैं जिसको बारी बारी से हम देखते हैं। ये जो है हमारा पहला प्रूफ है। ये साइंस डायरेक्ट नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर्स आप पढ़ते हो जर्नल्स में, तो वहाँ से मेरे को ये मिला है, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है। अब जो फ्रिक्शन लॉ बोलता है, फ्रिक्शन लॉ बोलता है कि जो फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस है इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू सिग्मा एन कॉमा सिग्मा बार बाई √3। इन दोनों वैल्यूज का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू टाउ एफ। टाउ एफ इज फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस। फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू सिग्मा एन। ठीक है, हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ। ठीक है, एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एफ कैपिटल एफ इज द नॉर्मल फोर्स। अगर इसको एरिया से डिवाइड करते हैं, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस बन जाएगा टाउ एफ।
ठीक है। और अगर म्यू एफ को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा म्यू सिग्मा एन। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, बस फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस कन्वर्ट किया है हमारे फ्रिक्शन लॉ से, स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू कैपिटल एफ। ठीक है, उसमें दोनों तरफ एरिया से आप डिवाइड कर दो तो बन जाएगा टाउ एफ इक्वल टू म्यू सिग्मा एन। ठीक है, और सेकंड है सिग्मा बार बाई रूट थ्री। सिग्मा बार जो है दैट इज इक्विवेलेंट फ्लो स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट फ्लो स्ट्रेस, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट फ्लो स्ट्रेस। सिग्मा बार इज द इक्विवेलेंट फ्लो स्ट्रेस ऑफ चिप मटेरियल कंसिडरिंग इट्स स्ट्रेन। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉ जो बोलता है वो बोलता है कि जो फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस होगा टाउ एफ दैट विल मिनिमम ऑफ दिस और दिस। अब ये दो वैल्यू क्यों आई? अब ये दो वैल्यू इसलिए आई क्योंकि एक जो वैल्यू है वो स्टिकिंग के लिए वैलिड है और दूसरी जो वैल्यू है वो स्लाइडिंग के लिए वैलिड है। अब स्लाइडिंग के लिए कौन सी वैल्यू वैल्यू वैलिड होगी? स्लाइडिंग के लिए जो वैल्यू वैलिड होगी वो है म्यू सिग्मा एन। ठीक है, और जो स्टिकिंग के लिए वैलिड होगी दैट विल बी सिग्मा बार बाई रूट थ्री, क्योंकि अगर चिपक गया तो वो शियर में मूव करेगा, क्योंकि कोई चीज अगर चिपक चुकी है अब जब वो स्लाइड करेगी तो शियर हो रही होगी। ठीक है, और अगर सिर्फ स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो दैट विल बी म्यू सिग्मा एन। ठीक है, तो स्टिकिंग जब होती है तो वो उसमें आता है, शेयरिंग में आता है। ठीक है, तो वहां जो वैल्यू वैलिड होगी दैट विल बी सिग्मा बार बाई रूट थ्री। अब इसकी लास्ट लाइन पढ़िए, दिस लॉ रिकॉग्नाइजेस द चेंजिंग कॉन्टैक्ट कंडीशंस बिटवीन द चिप एंड द टूल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज इज इंक्रीज फ्रॉम टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा बाई रूट थ्री नियर द कटिंग एज एंड टू टाउ एफ इक्वल टू म्यू सिग्मा एन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट। क्यों म्यू सिग्मा एन टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट? क्योंकि जब चिप का कॉन्टैक्ट रेक सरफेस से एंड होने वाला होता है वहां पे स्लाइडिंग हो रही होती है। ठीक है, वहां पे स्टिकिंग नहीं होती है। और जब नियर द कटिंग एज है जहां पे टूल इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके वर्कपीस के साथ, वहां पे जो होता है प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं तो वहां पे स्टिकिंग हो रही होती है, क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेल्टिंग मटेरियल सॉफ्ट हो चुका होता है, वहां पे स्टिकिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन लॉ है वो दोनों चीजें बोलता है कि इट विल द फ्रिक्शनल शियर स्ट्रेस टाउ एफ विल मिनिमम दिस और दिस। जब आपका स्टिकिंग हो रही है दैट विल बी सिग्मा बार बाई रूट थ्री, जब आपका स्लाइडिंग हो रहा है दैट विल बी म्यू सिग्मा एन। ठीक है, सेकंड प्रूफ मेरा, सेकंड जो प्रूफ है ये एन जोरोफ करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन शियर प्रोसेसेस अकरिंग अलोंग टूल फेस एंड शियर प्लेन इन मेटल कटिंग। ठीक है, इन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल रिसर्च इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एसमे ASME। ठीक है, ASME जो है जर्नल है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का, वहां पे इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है जोरेफ proposed that material exiting the primary shear zone reaches the rake face with such high normal pressure that there is sticking contact zone close to the tool tip। यही मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब आपका हाई नॉर्मल प्रेशर है वहां पे स्टिकिंग हो रही होगी। ठीक है, क्लोज टू द टूल टिप ड्यू टू ड्रॉप इन नॉर्मल प्रेशर द कॉन्टैक्ट स्टेट चेंजेस टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन अवे फ्रॉम द टूल टिप ऑन द रेक फेस। ठीक है, तो वही मैंने बोला जैसे से दूर जाएगा तो वहां पे स्लाइडिंग होना शुरू होगा, जैसे से पास होगा टूल के पास होगा, क्योंकि जहां पर कटिंग है जो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई है वहां पे स्टिकिंग हो रही होगी। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन से क्लियरली प्रूव होता है द राइट आंसर इज बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैंने लिखा भी यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ जो है ये रिसर्च पेपर है एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेक कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन बिहेवियर मेटल कटिंग। ये तीन साइंटिस्ट हैं। अब ये जो है ये रिसर्च पेपर है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग नेचुरल साइंसेज सवांसी यूनिवर्सिटी इस्तांबुल टर्की। अब इसका जो रिसर्च पेपर लिंक है वो मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये इनकी इन साइंटिस्ट की रिसर्च है, इन्होंने बोला है, इन्होंने क्लियरली बोला है फर्दर मोर इट ऑल्सो demonstrated that the true representation of friction behavior in metal cutting should involve both sticking and sliding on the rake face for accurate predictions। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली ये लाइन लिख दी should involve both sticking and sliding friction sliding regions on the rake face for accurate predictions। ठीक है, तो मैंने तीन रिसर्च पेपर थे, तीनों का मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया, तीनों सेम चीज बोल रहे हैं फ्रिक्शन लॉ के थ्रू, ये एन जोरोफ की जो रिसर्च थी उसके थ्रू, फिर यहाँ फिर ये तीसरे जो रिसर्च पेपर है ये तीन साइंटिस्ट का इस्तांबुल टर्की। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट तो आप वीडियो पॉज करके बार बार रिपीट कर भी देख सकते हो, वरना वीडियो पॉज करके रिसर्च पेपर आराम से पढ़ भी सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में पूरा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मटेरियल रिमूवल रेट वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड देन डिक्रीज एंड देन इंक्रीज
विथ इंक्रीजिंग मेन ग्रेन डायमीटर ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, अब इसमें अगर हम ये ग्राफ देखें तो जो एमआरआर होता है वो मीन ग्रेन डायमीटर के साथ पहले तो बढ़ता है हमारा और फिर हमारा डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, पहले बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं ग्राफ से, पहले बढ़ रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। जो थ्योरेटिकल एमआरआर होगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा। दिस इज थ्योरेटिकल एमआरआर और दिस इज एक्चुअल एमआरआर। ठीक है, तो एमआरआर विथ मीन ग्रेन डायमीटर इट विल इंक्रीज अप टू सम पॉइंट एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूएसएम से रिलेटेड है, ऐसे ईसीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे कि इस पैरामीटर से कैसे वेरी होता है। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर सकते हो। ऐसे ऐसा अगर थ्योरी में आप कहीं पढ़ते हो समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो रियल एप्लीकेशन है वो उस प्रोसेस पे आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। एब्रेसिव साइज जैसे से इंक्रीज करेगा, एब्रेसिव पार्टिकल जो है कोर्सर होगा। अगर छोटा पार्टिकल वो फाइन है, अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो कोर्स है। ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल कोर्सर इंक्रीज इन एमआरआर। अगर छोटा पार्टिकल होगा तो वो फाइन में होगा। फाइन जो पार्टिकल होते हैं उसको बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग के लिए इंप्रूव करते हैं। वहां पे एमआरआर आपका ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ग्राइंडिंग में मेटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है। ठीक है, और जहां कोर्सर ग्रेन्स होते हैं वहां मेटेरियल रिमूवल रेट हाई होता है, क्योंकि वहां पे जो जब एब्रेसिव अटैक करेगा तो ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा तो एमआरआर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे एब्रेसिव का साइज इंक्रीज होगा, एब्रेसिव पार्टिकल कोर्सर बनेगा तो एमआरआर इंक्रीज होगा। क्यों? इसका रीजन ड्यू टू मोर डैमेज टू द वर्कपीस मटेरियल ड्यू टू स्ट्राइकिंग, क्योंकि जब कोर्सर पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, स्ट्राइकिंग इफेक्ट विल बी मोर। अब अगर हमने और इंक्रीज किया, फर्दर इंक्रीज किया, एक लिमिट तक हमने इंक्रीज किया तो बढ़ेगा, उसके बाद मैंने ग्राफ में दिखाया था वो डिक्रीज करेगा एक्चुअल एमआरआर। फर्दर इंक्रीज इन एब्रेसिव साइज, एक्चुअल नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल स्ट्राइकिंग द वर्कपीस डिक्रीजेस, क्योंकि अब मान लो अपने इतने बड़े बड़े पार्टिकल कर दिए। ठीक है, अब वर्कपीस का साइज तो लिमिटेड ही है। ठीक है, जो जहां पहले मान लो अभी भी कोर्सर ग्रेन्स है, ये जितने हिट करेंगे वो ज्यादा हिट करेंगे एज कंपेयर टू इतने बड़े बड़े आपका एब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हमने ज्यादा कोर्सर कर दिए तो जो नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल है जो हिट कर रहा है वर्कपीस पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि वर्कपीस का एरिया लिमिटेड है। अब वर्कपीस का एरिया लिमिटेड है तो अगर एक एक पार्टिकल ज्यादा एरिया घेर रहा है तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम हो जाएंगे जो हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा आपने कोर्सर कर दिया तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम हिट करेंगे। अब अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हिट करेंगे तो जो एमआरआर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वही बोल रहा है, further increase in abrasive size, actual number of abrasive particles striking the workpiece decreases, which in turn decreases MRR। ठीक है, अब ऐसे और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इसमें मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यूएसएम फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन कम। पहला पॉइंट, एमआरआर इंक्रीजेस विद एम्पलीट्यूड ऑफ टूल वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आपने जो एम्पलीट्यूड है टूल वाइब्रेशन का, जैसे आप अगर मान लो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का ये टूल है। ठीक है, तो इसका मान लो कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड है अगर वो बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन डायनेमिक फोर्सेस। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो जो फोर्सेस का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा वर्कपीस पे। ठीक है, उससे जो मेरा एमआरआर है वो इंक्रीज करेगा और फ्लशिंग मेरी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है और ये मेरा टूल है, तो अगर ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया तो जो फ्लशिंग हो रही होगी, मतलब जो पार्टिकल बाहर निकलने होंगे, जो एमआरआर मटेरियल रिमूवल, जो भी एब्रेसिव पार्टिकल हैं वो भी कुछ कुछ निकल लेंगे फ्लशिंग में, और जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्कपीस के ऊपर से वो भी निकलेगा। तो ये मटेरियल मेरा बाहर निकला, फ्लशिंग, ये फ्लशिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ फ्लशिंग मेरा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लेंथ मिलेगी मेरे को फ्लशिंग करने के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ज्यादा पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो मेरा फ्लशिंग इंक्रीज होगा, तो वो इन टर्न मेरा एमआरआर इंक्रीज होगा, यानी है ना, ज्यादा फ्लशिंग हो पा रहा है तो वर्कपीस का टॉप सरफेस ज्यादा क्लीन हो पाएगा, नेक्स्ट पास के लिए रेडी हो जाएगा, उसमें फिर मटेरियल रिमूव होगा, फिर ज्यादा फ्लशिंग होगी, फिर मतलब जो पार्टिकल पहले रिमूव हो चुका बीच में अड़ेगा नहीं, है ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट करेगा, आराम से बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट पास के लिए फिर से एमआरआर इंप्रूव होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टूल वियर रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्यों? जब तुम्हारा टूल ज्यादा मूव कर रहा है, मतलब जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ गई है ना, ज्यादा मशीनिंग हो रही है, तो टूल का जो वियर रेट है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, पर पास जो टूल का वियर है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जो डिस्टेंस हुआ जिसमें वियरिंग हो रही है, जितनी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट में वियरिंग हो रही वो बढ़ गया पर पास।
ठीक है, तो मेरा टूल का वियर रेट भी इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज टूल वियर, जैसे से टूल वियर मान लो इंक्रीज हुआ, उससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेरी इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो टूल का गैप है वो चेंज हो जाएगा, टूल और वर्कपीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, उससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, जो फीडबैक लूप है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, गैप रिड्यूस करेगा। उससे क्या होगा, कॉजेज अ डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब उसने गैप रिड्यूस किया तो उससे क्या हुआ, मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मेरा डिक्रीज हुआ। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मेरा डिक्रीज हुआ, विच इन टर्न डिक्रीजेस एमआरआर। ठीक है, तो ये जो क्लोज लूप कंट्रोल है उससे देयर विल बी ट्रेड ऑफ बिटवीन द एमआरआर एंड द टूल वियर रेट। ठीक है, आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया कि आपको मोर एमआरआर मिले, एम्पलीट्यूड बढ़ाया, एमआरआर इंक्रीज किया, एमआरआर इंक्रीज किया, टूल वियर रेट इंक्रीज किया, टूल वियर रेट इंक्रीज किया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, उसने एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर दिया। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया, एमआरआर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। आप एमआरआर चेंज करने की कोशिश करोगे तो टूल वियर रेट भी चेंज होगा, टूल वियर रेट चेंज होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उससे मेरा जो टूल गैप है वो चेंज हो जाएगा, टूल गैप चेंज हुआ, फिर से एमआरआर वापस आ गया। तो इट्स अ क्लोज लूप कंट्रोल। ठीक है, आप मेरी अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो को पीछे स्क्रॉल करिए, 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही आसान टॉपिक है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, इस अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते, सिंपल, जैसे मैंने वन वन लाइन में बनाया। ठीक है, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने। द टू मेन क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है ईसीएम में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन है शुड बी केमिकली स्टेबल, बी ऑप्शन है नॉट अलाउड डिसोल्यूशन ऑफ कैथोड मटेरियल, सी ऑप्शन है नॉट अलाउड डिसोल्यूशन ऑफ एनोड मटेरियल, डी ऑप्शन है हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या उनसे दो मेन क्राइटेरिया जिससे चूज करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया शुड बी केमिकली स्टेबल। ठीक है, शुड दैट रिएक्शन कीप्स गोइंग, क्योंकि अगर केमिकली स्टेबल नहीं है, मान लो उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन की जो अंदर है शेल्स में वो चेंज हो गए, तो वो चेंज हो गए तो केमिकल रिएक्शन उतना हो ही नहीं पाएगा, है ना। अगर आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मटेरियल चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई, तो यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वही नहीं होगा, है ना, सिंपल। अगर केमिकल कंपोजिशन ए थी, अगर केमिकल कंपोजिशन बी बन गई, तब तो बी के हिसाब से रिएक्शन होगा ना, ए के हिसाब से थोड़ा ना होगा। जो ए की एफिशिएंसी थी रिएक्शन की वो डिफरेंट थी, बी की जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। बी ऑप्शन सेकंड है पॉइंट है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि नाम ही प्रोसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो पा रहे तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो एफिशिएंसी प्रोसेस की वो नहीं अच्छी मिलेगी, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब बी और सी जो है शुड नॉट अलाउड डिसोल्यूशन ऑफ कैथोड मटेरियल, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर इरोड होता है कैथोड पे और एनोड पे। ठीक है, तो सी बी और सी ऑप्शन वैसे ही गलत है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता होता ना तो आप लॉजिक से भी कर सकते थे कि ये ऑप्शन शुड बी केमिकली स्टेबल, डी ऑप्शन शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ एनसी सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल ऑफ, अब इसमें पूछ रहा है कि पोजीशन कंट्रोल करनी पड़ती है, वेलोसिटी कंट्रोल करनी पड़ती है, कि दोनों कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम होता है ना उसमें सिर्फ पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, वेलोसिटी नहीं इंपॉर्टेंट होती। आपको पता होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, आपको पता है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है और पहुंचना है 1 से 2। अब इसमें से पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि इस कोऑर्डिनेट से लेके इस कोऑर्डिनेट तक जाना है। ठीक है, तो आप 1 से 2 तक आ गए, लेकिन जो स्पीड है आने की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्पीड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आप किस स्पीड से आ रहे हो। ठीक है, सिंपल। तो जो दूसरा नाम है पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ एनसी सिस्टम का, उसको पोजीशनिंग सिस्टम है। ठीक है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जो सिस्टम है उसका आपको दूसरा नाम भी पता है पोजीशनिंग सिस्टम, तब भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, सिर्फ पोजीशन से इंपॉर्टेंट है, स्पीड से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली पोजीशन इज कंट्रोल्ड एंड वेलोसिटी नीड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो ऑप्शन बी इज राइट, कंट्रोल ऑफ ओनली पोजीशन ऑफ द टूल इज सफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शाफ्ट्स ए एंड बी हैव देयर डायमीटर स्पेसिफाइड एज 100 प्लस माइनस 0.1 एंड 0.1 प्लस माइनस 0.0001 mm रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अगर हम ये देखें
और ये देखें तो टॉलरेंस जो ए शाफ्ट में है वो है 0.1 mm, सिंपल दिख रहा है। टॉलरेंस जो बी शाफ्ट में है वो है 0.0001 mm, ये भी दिख रहा है। अब इससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टॉलरेंस इन द डायमेंशन इज ग्रेटर इन शाफ्ट ए। तो ए शाफ्ट में जो टॉलरेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी शाफ्ट, ठीक है, क्योंकि 0.1 mm जो है वो ज्यादा है 0.0001 mm से, ठीक है। और इसमें जब भी हम डिनोट करते हैं जो सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि x प्लस माइनस वाई है, तो दिस इज द टॉलरेंस पार्ट, दिस इज द बेसिक डायमेंशन, ठीक है। तो y जो है वो टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस ए का नोट कर लिया, टॉलरेंस बी का नोट कर लिया। तो अब टॉलरेंस इन डायमेंशन शाफ्ट ए में ग्रेटर है। अब रिलेटिव एरर पूछा, तो रिलेटिव एरर जब होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है टॉलरेंस अपॉन बेसिक डायमेंशन। रिलेटिव एरर ऑफ ए 0.1 अपॉन 100 0.001, रिलेटिव एरर ऑफ बी 0.0001 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 0.001, यानी रिलेटिव एरर जो ए का है वही बी का है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर के लिए और ये जो टॉलरेंस के लिए, तो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। ए बोल रहा है टॉलरेंस इन डायमेंशन इज ग्रेटर इन शाफ्ट ए, यानी ए करेक्ट है। डी ऑप्शन है रिलेटिव एरर इन द डायमेंशन इज सेम फॉर शाफ्ट ए एंड बी, सही है। बी ऑप्शन जो रिलेटिव एरर का है वो गलत बोल रहा है। सी ऑप्शन जो टॉलरेंस को गलत बोल रहा है, यानी बाकी ऑप्शंस को मतलब उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन हो गया। बॉयलर रेटिंग यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। अब बॉयलर की जो रेटिंग है, अगर हम बॉयलर खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि उसके कितनी हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये एक तो इससे पता चल जाएगी कि वो कितनी हीट दे सकता है, क्या रेट है हीट देने का। दूसरा तरीका है कि आपको ये पता चल जाए कि जो अंदर उसका मटेरियल बॉयल होगा, जैसे वाटर बॉयल होगा, उसका रेट क्या है, कितना मटेरियल बॉयल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो आपको हीट पता चल जाए कि वो इतनी 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 हॉर्स पावर की हीट दे सकता है, ठीक है। यहाँ इतने किलो जूल पर आवर हीट दे सकता है। यहाँ पर सिंपल बता दें कि इतने केजी पर आवर की आपको स्टीम दे सकता है जब आप बॉयल कर रहे हो, ठीक है। तो वही मैंने इसमें लिखा है बॉयलर रेटिंग इज द हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। इसके यूनिट्स जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर, बीटीयू पर आर, और हॉर्स पावर और मास ऑफ स्टीम पर आर। द ओल्डेस्ट मेथड जो है रेटिंग का, जो कि स्मॉल बॉयलर्स का यूज होता था, वो था बॉयलर हॉर्स पावर, ठीक है। स्मॉल बॉयलर के लिए ओल्डेस्ट मेथड था वो है बॉयलर का हॉर्स पावर। और जो लार्ज बॉयलर कैपेसिटी है, बॉयलर्स हैं लार्ज बॉयलर कैपेसिटी को, उसमें जो बोलते हैं हम स्टीम इवेपोरेटेड पर आर, केजी ऑफ स्टीम इवेपोरेटेड पर आर, ठीक है। जो लार्ज बॉयलर्स हैं उनमें जो मेथड यूज करता है जनरली वो होता है केजी ऑफ स्टीम पर आर। और जो छोटे बॉयलर्स हैं उनके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है बॉयलर हॉर्स पावर। तो इसमें से बोथ ऑप्शंस बी एंड डी आर करेक्ट फॉर बॉयलर रेटिंग। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है यूजुअली, बॉयलर रेटिंग इज यूजुअली, वर्ड देखिए यूजुअली, सिंपल। बॉयलर रेटिंग यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, यूजुअली। तो जब यूजुअली पूछा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बॉयलर रेटिंग, इसका थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है बॉयलर रेटिंग यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्टीम आउटपुट इन केजी पर आर। तो जनरली जो हम यूजुअली जब अगर वर्ड आए तो यूज करेंगे स्टीम आउटपुट केजी पर आर में। और वैसे आप बोल सकते हो इट्स डेफिनेशन वाइज बोल सकते हो इट्स अ हीटिंग कैपेसिटी। हीटिंग कैपेसिटी किलो जूल पर आर में भी हो सकती है और उसका जो आउटपुट है वो केजी पर आर में, ठीक है। तो जनरली बोलते हैं केजी पर आर, ठीक है। मान लो उसके जो भी उसके सब्सटेंस है सीधा बोल देंगे केजी पर आर, इतने आर ऑफ केजी पर इतने रेट से स्टीम मिले, केजी पर आर ऑफ स्टीम, ठीक है। 5 केजी पर आर ऑफ स्टीम, यानी एक घंटे में 5 केजी ऑफ स्टीम मिलेगा, 5 केजी ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा एट डिजायर्ड कंडीशंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रीम एंड अदर वेपर साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नॉन कंडेंसिबल्स इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग, डीएरेशन, एग्जॉस्ट, कंडेंसेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डीएरेशन प्रोसेस। डीएरेशन प्रोसेस को बोलते हैं, डीएरेशन प्रोसेस रिमूव्स नॉन कंडेंसेबल्स व्हिच इंक्लूड्स गैसेस अब्सॉर्ब्ड इन साइकिल एंड आर रिमूव्ड। अब पावर प्लांट में जब प्रोसेस हो रहा होता है ना तो कुछ कुछ गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है पानी में, ठीक है। लेकिन अब हमें उसे आगे नहीं जाने देता, बॉयलर में नहीं जा सकता वो। अगर बॉयलर में चला गया तो वहां पे जो पार्ट्स हैं, बॉयलर के जो पार्ट्स हैं वो करोड करेंगे, ठीक है। वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे उस गैसेस के साथ जो कि उस वेपर में डूबी हुई हैं, ठीक है, उस वेपर में एब्जॉर्ब्ड है। तो उन गैसेस को उस वेपर से हटाना पड़ता है हमें। उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डीएरेशन प्रोसेस, ठीक है। डीएरेशन प्रोसेस रिमूव करता है नॉन कंडेंसेबल्स विच इंक्लूड्स गैसेस जो कि एब्जॉर्ब हो गई हैं साइकिल के दौरान पावर प्लांट में, ठीक है। पावर प्लांट में जो साइकिल चल रही है उसमें जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं जो कि ड्यूरिंग द साइकिल एब्जॉर्ब हुई हैं उनको रिमूव करने जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डीएरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्यों रिमूव करना है मैंने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि फीड वाटर में होती है वो करोजन कॉज करती है बॉयलर के ट्यूब्स में, ठीक है। बॉयलर की ट्यूब्स पे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगी और वो करोड करेगी उसे।
सेकेंड है डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो करोसिव कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जब स्टीम या पानी में डिजॉल्व होगी ना तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है करोसिव होता है, ठीक है, इट्स एसिडिक, करोसिव होता है। तो वो जब इंटरेक्ट करेगा बॉयलर ट्यूब से तो उसमें करोजन कॉज करेगा, धीरे धीरे हमारा मटेरियल फेल करेगा, तो हमारे जो बॉयलर की लाइफ है वो कम हो जाएगी, जो हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स commonly used in road vehicles are given in increasing order as। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तीन टाइप के रेसिप्रोकेटिंग इंजन की कंपेयर करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो 4-CI इंजन होता है इट ऑपरेट्स एट हायर कंप्रेशन रेशियो। तो सीआई में जो होता है कंप्रेशन रेशियो इज यूजुअली 12 to 18, ठीक है। अब ये बुक्स में थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, बस जनरल बता रहा हूँ। सीआई की जो रेंज होती है वो होती है 12 to 18, और जो एसआई होता है उसका रेंज होता है 6 to 12। एसआई इंजन का जो होता है वो होता है 6 to 12, और सीआई इंजन का होता है 12 to 18। तो 4-CI इंजन जो होता है हायर कंप्रेशन रेशियो पे ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। तो फोर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन लेस देन सीआई, यानी सीआई इज ग्रेटर है एसआई से। अब जो 2 स्ट्रोक एसआई इंजन होता है उसमें फ्यूल लॉस अकर होता है डूइंग द स्कैवेंजिंग प्रोसेस। जब स्कैवेंजिंग प्रोसेस हो रहा होता है वो आप उसके आप साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आपको स्कैवेंजिंग प्रोसेस दिखेगा, तो उस समय क्या होता है जो फ्यूल लॉस एंटर हुआ होता है वो निकल जाता है पोर्ट से, ठीक है। तो जब पोर्ट से बाहर निकल जाए तो फ्यूल का लॉस हो गया, ठीक है। तो उससे जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी 2 स्ट्रोक एसआई इंजन की जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो लेस है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे ज्यादा सीआई इंजन की है, फिर उससे कम एसआई इंजन की है, फिर उससे कम 2 स्ट्रोक एसआई की है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था तो 2 स्ट्रोक एसआई सबसे कम, फिर 4 स्ट्रोक एसआई, फिर उसके बाद 4 स्ट्रोक सीआई, ठीक है। सीआई की ज्यादा है एसआई से क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो हाई है, कंप्रेशन रेशियो हाई है तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। 2 स्ट्रोक एसआई और 4 स्ट्रोक एसआई में जब आप कंपेयर करते हो तो 2 स्ट्रोक एसआई में फ्यूल का लॉस होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस में, इसलिए जो 4 स्ट्रोक एसआई की जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक एसआई। तो इसलिए अगर हम ऑर्डर देखेंगे 2 स्ट्रोक एसआई सबसे कम, फिर 4 स्ट्रोक एसआई, फिर उसके बाद 4 स्ट्रोक सीआई। तो ऑप्शन ए जो है राइट है। अब ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबसोनिक सुपरसोनिक डिफ्यूजर्स हैव द फॉलोइंग ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो सबसोनिक डिफ्यूजर होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं, ठीक है, और जो सुपरसोनिक डिफ्यूजर होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम इस टेबल से देख भी सकते हैं कि अगर ये कन्वर्जिंग है तो जब सबसोनिक है m<1 दैट विल सबसोनिक नोजल, ठीक है। नोजल में अगर मेन नोजल ऐसे है, ठीक है, तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। एरिया डिक्रीज कर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी ये नोजल की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो सबसोनिक स्टेट में जो कन्वर्जिंग होता है वो सबसोनिक नोजल की तरह काम करेगा, ठीक है। और यही कन्वर्जिंग सुपरसोनिक केस में सुपरसोनिक डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर यही डाइवर्जिंग होता तो दैट विल एक्ट एज सबसोनिक में डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, सुपरसोनिक में नोजल की तरह काम करेगा। इसको याद करने का तरीका है कि बस आप एक चीज याद कर लो, ये वाला डायग्राम याद कर लो, ठीक है, कि जब कन्वर्ज कर रहा होगा और सबसोनिक है तो नोजल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यही कन्वर्जिंग सुपरसोनिक में डिफ्यूजर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सबसोनिक नोजल है तो ये सुपरसोनिक डिफ्यूजर है, और अगर ये डाइवर्जिंग है, अब अगर ये डिजाइन चेंज कर दिया, इसको मैंने डाइवर्जिंग कर दिया, ये वाला डिजाइन कर दिया, तो इस केस में ये सबसोनिक नोजल की जगह सबसोनिक डिफ्यूजर हो जाएगा और सुपरसोनिक नोजल हो जाएगा। यानी जब कन्वर्जिंग है तो सबसोनिक नोजल या फिर सुपरसोनिक डिफ्यूजर, डाइवर्जिंग है तो सबसोनिक डिफ्यूजर या फिर सुपरसोनिक नोजल। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि बस एक डिजाइन याद कर लो, कन्वर्जिंग और सबसोनिक नोजल। अब उसका नाम उल्टा कर दो, सुपरसोनिक डिफ्यूजर, डाइवर्जिंग है तो सबसोनिक डिफ्यूजर, सुपरसोनिक नोजल। अगर आप दिमाग से एनालाइज करके वहां एग्जाम में करना चाहते हो तो ऐसे ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो बस सबसोनिक नोजल
उसका उल्टा सब सुपरसोनिक डिफ्यूजर। अगर डिजाइन चेंज हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, तो सबसोनिक डिफ्यूजर, सुपरसोनिक नोजल, सिंपल। ठीक है। द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ रोटरी पंप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एट देयर बेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें मैंने तीनों टाइप के पंप्स एक ही ग्राफ में शो किए, एफिशिएंसी वर्सेस स्पेसिफिक स्पीड पे। एफिशिएंसी वर्सेस स्पेसिफिक स्पीड का जब आप ग्राफ बना रहे हो, तो उसमें मैंने तीनों पंप को शो किया है। ठीक है। तो अगर हम ये तीनों पंप का देखें, तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होती है, ये देखिए। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप की आती है स्पेसिफिक स्पीड, उसके बाद आती है एक्सियल पंप की स्पेसिफिक स्पीड। तो अगर स्पेसिफिक स्पीड पूछें, एक्सियल पंप की सबसे ज़्यादा, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप की, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। अब ये बोल रहा है स्पेसिफिक स्पीड का डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है एट द बेस्ट एफिशिएंसी। अगर बेस्ट एफिशिएंसी देखें तो एक्सियल पंप की जो बेस्ट एफिशिएंसी है वो ये है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की ये है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की ये है। ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, नहीं सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले आएगा, तो एक्सियल पंप सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल आएगा, उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आएगा। अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में नोट कर सकते हो। ठीक है। एट द बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी जो मैंने डॉट से नोट शो करी है टॉप पे। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा एक्सेल की है, फिर सेंट्रीफ्यूगल की है, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की है। एफिशिएंसी भी ऐसे ही है, सबसे ज्यादा एक्सेल की है, उसके बाद आपकी सेंट्रीफ्यूगल की है, उसके बाद आपकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की है। ऑप्शन सी इज द राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ जेट इंजन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल एंड थर्मल लॉसेस व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल हैज इट्स मैक्सिमम। ठीक है। अब इसमें जो जेट इंजन होता है ना, उसमें पीछे से आपकी गैसेस निकल रही होती है। ठीक है। मान लो आपका ये व्हीकल है और ये नोजल है आपका, तो गैसेस आपकी निकल रही है इस तरफ और व्हीकल आपका चल रहा है इस तरफ। ठीक है। ये मेरी गैसेस है, गैसेस निकल रही इस तरफ, और आपकी जो व्हीकल है वो चल रहा है इस तरफ। ठीक है। व्हीकल की वेलोसिटी इस तरफ है, गैसेस की जो वीजी है वो इस तरफ है। ठीक है। तो अब गैसेस जब इधर इस तरफ निकलनी है, तो व्हीकल आपकी दूसरी तरफ मूव कर रही है। ठीक है। तो इसमें गैसेस की जो एनर्जी है वो सोर्स है। ठीक है। और व्हीकल उस एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है। तो जनरली व्हीकल स्पीड जो होगी वो लेस होगी देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है। गैसेस गिव एनर्जी टू व्हीकल टू प्रोपेल इन अपोजिट डायरेक्शन। एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी? एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होगी जब व्हीकल की स्पीड अप्रोचेस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से गैसेस बाहर निकलनी है, उसी वेलोसिटी से अगर व्हीकल मेरा चलना शुरू कर दे, दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी स्टेट। यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ गैसेस आर गेटिंग ट्रांसफर्ड एट दैट स्टेट, जिसपे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो है दैट इज इक्वल टू द व्हीकल स्पीड। व्हीकल उतनी स्पीड से चल रहा है जितनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस है, इससे ज्यादा गैसेस एनर्जी दे नहीं सकती। ठीक है। मैक्सिमम कितना दे सकती है? इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रोपेल करेंगे। ठीक है। तो उतनी ही एनर्जी मैक्सिमम दे सकते हैं जितनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस है। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इंपार्टेड टू द व्हीकल। और अगर व्हीकल की वेलोसिटी उसी के बराबर हो गई, तो यानी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का स्टेट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। व्हेन व्हीकल स्पीड अप्रोचेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैस एट नोजल एक्सिट, सिंपल। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट पंप्स आर ऑफन यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्री फॉर देयर हाई एफिशिएंसी, इजी मेंटेनेंस, लार्ज कैपेसिटी, कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, लिक्विड्स एंड मिक्सचर्स ऑफ बोथ। ठीक है। इसका जो आंसर है वो है जेट पंप्स जो है वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्रिएशन विच ट्रांसपोर्ट्स फ्लूइड। जब जेट पंप काम करता है ना, तो वो फ्लूइड को पंप करता है ऊपर, और उसके से वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो हेड देता है बाकी फ्लूइड को ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है। तो जेट पंप का जो है कैपेसिटी है, वो प्रोसेस इंडस्ट्री में इसलिए यूज होता है मेनली क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है गैसेस, लिक्विड्स या उसकी कॉम्बिनेशन को। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लार्ज कैपेसिटी के लिए नहीं यूज होता है, लार्ज कैपेसिटी के बाकी पंप्स हैं अवेलेबल। इजी मेंटेनेंस भी नहीं है, जेट पंप्स का मेंटेनेंस इजी नहीं होता है, और हाई एफिशिएंसी भी नहीं होता, लेकिन जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्लूइड्स को, गैसेस को भी, लिक्विड्स को भी, या उसकी कॉम्बिनेशन को भी। ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से जेट पंप यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके, ठीक है, मेथड वन है कि आप इसको कैलकुलेट करके कर सकते हो।
ठीक है, कैलकुलेशन से। सेकंड है कि इसे एनालिटिकली कर सकते हो, ठीक है, एनालिटिकली, ठीक है, तो ये मैंने एनालिटिकली किया है, ठीक है, एनालिटिकली। तो सेकंड मेथड मेरे को ज़्यादा पसंद आया क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल से करते हो और आपके 5 मिनट वेस्ट होते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन से अगर इस मेथड से करते हो और आपका 1 मिनट में हो जाता है, तो आपका 4 मिनट आपके सेव हो गए, ठीक है, 4 मिनट आपके सेव हो गए, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके रैंक आने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको सीखनी है डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, जब डिफरेंट क्वेश्चंस को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट कंसेप्ट जानोगे, डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपके दिमाग में सब बैठेगा और फिर आप कोई भी नया क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और टाइम सेव कर सकते हो। ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा मार्क्स आएंगे सेम एक्यूरेसी से, और आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे टॉप रैंक आने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 रॉड्स, वन ऑफ लेंथ L एंड अदर ऑफ लेंथ 2L, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक रॉड लेंथ L की है और दूसरी रॉड जो है लेंथ 2L की है। लेंथ 2L वाली रॉड मैंने यहां शो करी है, लेंथ L वाली रॉड मैंने ये बनाई है, ठीक है। मेड ऑफ सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर, डायमीटर लेंथ L वाली का और लेंथ 2L वाली का सेम है, ठीक है, मटेरियल भी सेम है। द टू एंड्स ऑफ लॉन्गर रॉड आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने 100 यहां लिख दिया, 100 यहां लिख दिया। एंड वन एंड ऑफ शॉर्टर रॉड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने 100 मेंटेन कर दिया यहां पे। वाइल द अदर एंड इज इंसुलेटेड, अब ये एंड जो है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। बोथ द रॉड्स आर एक्सपोज इन द सेम टू द सेम एनवायरमेंट एट 40 डिग्री सेल्सियस, अब जो बाहर का एनवायरमेंट है 40 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर एट द इंसुलेटेड एंड ऑफ शॉर्टर रॉड इज मेजर्ड टू बी 55, यहां जो है वो 55 दे दिया, इन्होंने बता दिया यहाँ 55 है। द टेम्परेचर द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर रॉड वुड बी, यहां पे टेम्परेचर पूछा है इन्होंने, ये टी पूछा है। उन्होंने बोला 2 रॉड है, बड़ी वाली रॉड लेंथ 2L की जिसमें दोनों तरफ टेम्परेचर जो 100 है, ठीक है, इसके मिडल पे टेम्परेचर निकालना है। दूसरी रॉड बता दी लेंथ L की, इसके एक एंड पे 100 है, दूसरा एंड जो है इंसुलेटेड है, ठीक है। और दोनों रॉड जो है वो सेम एनवायरमेंट में है, सेम डायमीटर में है, सेम मटेरियल के है, और जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी बता दिया हमें, ठीक है। अब अगर हम इसको एनालिटिकली करें, ठीक है, तो इस रॉड को अगर मैं 2 पार्ट्स में काट दूं, तो एक रॉड हो गई लेंथ L की, ये एक रॉड हो गई लेंथ L की, ये इसमें 100 हो गया, इसमें 100 हो गया, ठीक है। अब अगर जो बड़ी वाली रॉड है ये वाली, इसको अगर मैं देखूं तो इसमें दोनों तरफ 100 टेम्परेचर है, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी, इस एंड पे भी 100 टेम्परेचर, इस एंड पे भी 100 टेम्परेचर है, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ पे 100 टेम्परेचर है, तो बाय सिमेट्री हीट फ्लक्स जो होगा सेंटर पे, इस पॉइंट पे हीट फ्लक्स विल बी 0, ठीक है, वही मैंने लिखा है, ड्यू टू सिमेट्री हीट फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 2L इज 0। और हीट फ्लक्स 0 का मतलब है कि वो इंसुलेटेड कंडीशन है, क्योंकि जो इंसुलेटेड कंडीशन होती है उस पे, उस क्रॉस सेक्शन पे, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन इंसुलेटेड है तो उस क्रॉस सेक्शन पे जो हीट फ्लो है वो 0 होगा, ठीक है। अब यहां पे हीट फ्लो 0 है, उससे मैंने इन्फ्रेंस निकाल लिया कि इट इज इक्विवेलेंट टू इंसुलेटेड कंडीशन, ठीक है। तो अब ये इंसुलेटेड कंडीशन है, तो यहां पे इसको मैं 2 रॉड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं छोटी वाली रॉड से, इस वाली रॉड से कंपेयर करूं, तो वो सेम है, एक तरफ 100 टेम्परेचर है, लेंथ L है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, एनवायरमेंट सेम है, तो यहां पे भी जो टेम्परेचर होगा वो 55 होगा, मैंने कंपैरिजन से निकाल लिया। अब यहां मैंने थ्योरी में लिखा दिस इज सेम एज शॉर्टर रॉड ऑफ लेंथ L अंडर सेम कंडीशंस, सो बाय कंपेयरिंग बोथ रॉड्स एट मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गर रॉड टेम्परेचर विल बी 55 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल। मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा। एक रॉड डबल बड़ी लेंथ, एक रॉड है, बड़ी वाली रॉड है लेंथ 2L की, जिसमें दोनों तरफ टेम्परेचर है 100, लेंथ है 2L। एक छोटी रॉड है जिसमें एक तरफ है टेम्परेचर 100, लेंथ है L, डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है बड़ी वाली रॉड से, और इसका जो दूसरा एंड है वो इंसुलेटेड है, और इसका टेम्परेचर मेरे को दे दिया 55। अब बोल रहा है बड़ी वाली रॉड में मिड पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। अगर मैं बड़ी वाली रॉड को तोड़ दूं दो पार्ट्स में, एक लेंथ L पे, दूसरी लेंथ L पे, ठीक है, इसी रॉड को मैंने तोड़ दिया इसमें, तो एक तरफ 100 हो जाएगा टेम्परेचर, तरफ 100 हो जाएगा।
अब जो बड़ी वाली रॉड है उसमें बाई सिमेट्री अगर देखो दोनों तरफ टेम्परेचर 100 है, तो यानी जो बीच वाला होगा यहाँ पे हीट फ्लक्स जीरो होगा, हीट फ्लक्स विल बी जीरो एट दिस। और हीट फ्लक्स जीरो का मतलब है दैट इज इक्विवेलेंट टू इंसुलेटेड टिप कंडीशन। अगर इंसुलेटेड कंडीशन है तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ और इसको मैं इंसुलेटेड मान सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको इसी रॉड को दो में तोड़ दिया और यहाँ बीच में इंसुलेटेड मान लिया। अब अगर मैं इस रॉड को कंपेयर करूं, इन दोनों कंपेयर करूं इस वाली से, तो एक तरफ 100 है, एक इस पे भी 100 है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, तो इंसुलेटेड कंडीशन है, इंसुलेटेड कंडीशन है, एनवायरमेंट सेम है, डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है, तो यानी यहां पे भी जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 55, समझे। तो यानी यहां पे भी कंपैरिजन से मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर विल बी 55, तो यानी 55 टेम्परेचर है, तो मैं बाय कंपैरिजन मैंने बता दिया 55 टेम्परेचर है, तो आंसर विल बी सी। इसको मैंने एनालिटिकली कर लिया। और अगर आप इसको न्यूमेरिकली करोगे तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वाला, थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू कॉस एच एम टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स और कॉस एच एम एल, ठीक है। उससे फिर आप कंपैरिजन करोगे दो केसेस का, तब जाके सॉल्व होगा इंसुलेटेड फिन टिप कंडीशन का और फिर आपका दूसरी जो नॉर्मल फिन है, दोनों के कंडीशन को सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके वहां से टेम्परेचर निकलेगा। ये सिंपल है जो एनालिटिकली मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे 15 सेकंड्स में भी कर सकते हो, और अगर वो थोड़ा सोचने का टाइम मिला तो आप 1 मिनट में तो क्वेश्चन कर ही लोगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 25 × 10⁻⁶ kg पर मीटर सेकेंड, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 2 किलो जूल पर kg केल्विन, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ 0.05 वॉट पर मीटर केल्विन, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछा है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड लेयर थिकनेस जो है मेजर्ड टू बी 0.5 mm, ठीक है। ये इन्होंने दे दी है कि वो 0.5 mm है। द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर वुड बी, अब थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको वो लॉ पता होना चाहिए, वो इक्वेशन पता होना चाहिए कि डेल्टा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रांटल नंबर की पावर में 1/3। ये जो फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, डेल्टा हाइड्रोडायनेमिक बॉन्ड लेयर थिकनेस अपॉन डेल्टा टी थर्मल बॉन्ड लेयर थिकनेस इक्वल टू प्रांटल नंबर की पावर में 1/3, ठीक है। प्रांटल नंबर होता है म्यू सीपी बाई के, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, सीपी इज द स्पेसिफिक हीट और के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तब इसको पुट करो तो प्रांटल नंबर आ जाएगा 1। तो हाइड्रोडायनेमिक बॉन्ड लेयर थिकनेस डेल्टा अपॉन थर्मल बॉन्ड लेयर थिकनेस डेल्टा टी इक्वल टू प्रांटल नंबर की पावर में 0.333, यानी 1/3 0.333, ठीक है। तो थर्मल बॉन्ड लेयर थिकनेस हो गई 0.5 mm, दोनों सेम ही हो जाएंगी क्योंकि प्रांटल नंबर 1 है। तो अगर प्रांटल नंबर 1 है, हाइड्रोडायनेमिक बॉन्ड लेयर थिकनेस डेल्टा इज इक्वल टू थर्मल बॉन्ड लेयर थिकनेस डेल्टा टी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फेसबुक ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हो क्वेरीज और आपके जो भी डाउट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपका फीडबैक तो मिले मेरे को। ना आप लोग कमेंट करते हो सही से, ना आप लोग फीडबैक देते हो। बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आते और आपका फीडबैक नहीं आता। तो आपका फीडबैक मेरे को चाहिए एज अ मोटिवेशन, जो मेरे को बताएगा कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है, क्योंकि आपकी मेरी जो ऑडियंस है वो आप ही लोग हो, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे को बताओगे नहीं एज अ टीचर कि हाँ कि मेरा फीडबैक क्या है और मैं सही से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, आपको कंटेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटेंट कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपको किन किन चीज़ों में डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ तो सही आपको प्रॉब्लम क्या है, तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने सजेशंस जो हैं वो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ग्रुप पर भी बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ हैं, जो मेरा मेरा चैनल देख रहे हैं। एज अ फीडबैक मेरे को लाइक करो वीडियो को, ठीक है, एक फीडबैक मिलेगा मेरे को कि हाँ पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोस और मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो तैयारी सही से करिए, अपना टाइम सही से यूज़ करिए, ठीक है, और मोटिवेटेड वे में तैयारी करिए। बिल्कुल चिंता मत करिए, एक पीस ऑफ माइंड से तैयारी करिए और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखिए, ठीक है। बाकी अभी कोई भी दिक्कत आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और हम लोग आपस में डिस्कस करके एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।